तो ऐसे को नमस्ते प्रणाम, मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है वो दस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूँ उससे पहले आप तमाम लोगों के लिए एक अपडेट, और ये अपडेट बड़ी अजीबोगरीब है। एक कहावत है कि किसी के कहने पे, किसी के इशारे पे अगर आपके अंदर वो ताकत, वो बाहुबल नहीं है तो आपको कोई काम नहीं करना चाहिए। अगर आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर कुव्वत है तो भाई आप लड़िए, भिड़िए, कुछ भी कीजिए। लेकिन आपके अंदर वो ताकत नहीं है और मैं आपसे कहूँ कि ये काम करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, और आप जाके हाथी से भिड़ जाएं, तो ऐसे हाल में अगर सपोर्ट करने वाला है तो भी आप मारे जाएंगे। सपोर्ट करने वाला नहीं है तब तो आप मार के ख़त्म ही कर दिए जाएंगे। और इस चीज़ का अगर ज्वलंत एग्जाम्पल आपको देखना हो तो आप पाकिस्तान को देख सकते हैं। पाकिस्तान पहले भारत के साथ लड़ाई की शुरुआत करता है, अपने हरकतों पे कभी बाज नहीं आता, और उसके पीछे वजह है। 2-3 बड़े बड़े देश हैं, और ये कहना सही है गलत है, आप कोई हमारे मित्र हैं, कोई हमारे शत्रु हैं, इस वजह से ज़्यादा नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बातें कभी कभार वायरल हो जाती है और मामला फंस जाता है देश की अस्मिता का। लेकिन ये जितने हथियार बनाने वाले देश हैं, वो चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे फ्रांस हो, जितने भी वेस्टर्न हैं, इन सबको अपने हथियार बेचने हैं। और अगर इनके हथियार ना बेचे जाएं, इनके हथियार कोई ना खरीदे, तो ये नुकसान में आ जाते हैं। इस वजह से ये नुकसान को उठा नहीं सकते, तो ये कोशिश करते हैं हथियार बिके। लेकिन अब हथियार बिके कहाँ? अगर इनके आसपास बिकेगा तो सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये होगी कि फिर उसका रिजल्ट इनको भी देखना पड़ेगा। महंगाई इनके पास भी आएगी, क्योंकि देश के आसपास समुद्र होते हैं और उस देश में अगर जंग हो तो उस समुद्र के रास्ते से कोई जाना नहीं चाहता, उसके अगल बगल पे कोई आना नहीं चाहता, क्योंकि समुद्र का रास्ता भी दिक्कत देता है। इसका एग्जाम्पल देखना हो तो आप ऐसे देखिए कि इजराइल और यमन की जब लड़ाई चल रही है हूतीस ग्रुप से, तो लाल सागर से जितने जहाज जा रहे हैं वो डर रहे हैं कि कहीं हूतीस ग्रुप हमारे ऊपर हमला ना कर दे। और बीच में हूतीस ग्रुप ने पाकिस्तान के एक जहाज पे हमला करके 27 लोगों को पकड़ भी लिया था। बीच में भारत के साथ भी उसने बदतमीजी करने की कोशिश की, लेकिन भारत की नेवी ने फिर ऑपरेशन चलाया और अपने लोगों को सकुशल बाहर निकाला। तो ये तमाम चीज़ें चलती रहती हैं। अब मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये है कि अमेरिका हो या फिर उसके जैसे जो देश हैं वो हथियार बेचना चाहते हैं और चाहते हैं कि एशिया में वो हथियार बिके, तो टेंशन पैदा करते हैं भारत से, पाकिस्तान का, अफगानिस्तान से, चाइना का, उसके अगल बगल के देशों से। अब जो समझदार देश हैं वो जंग के मैदान में नहीं कूदते, जैसे चाइना हो गया, भारत हो गया, ये सब अपनी इकोनॉमी को बढ़ाते हैं और इकोनॉमी के तौर पे जवाब देते हैं। लेकिन जिनके पास दिमाग कम होता है, जो छोटे छोटे ये अंडे जैसे देश हैं, अब अंडे जैसे मतलब साइज वाली बात, जिनको अपनी इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है, जहाँ के प्रधानमंत्री 5 साल तक चुनाव लड़ नहीं सकते, 5 साल जीतने के बाद कुर्सी बैठ नहीं सकते, उनकी कुर्सी छीन ली जाती है, कोई नया आ जाता है, तो उनको जब अमेरिका कहता है कि तुम पैसे ले लो और ये काम कर दो, तो वो कूद पड़ते हैं। अब ऐसा ही उन्होंने भारत के साथ किया। पाकिस्तान ने भारत पे कई बार हमले करवाए, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या हुआ बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका, पाकिस्तान में सूखे जैसे हालात आए, उसके बाद पाकिस्तान ने गीदड़ भभकियाँ देनी शुरू की। अब इसमें एक नई कहानी आप सुनिए। अफगानिस्तान ने भी इनका पानी रोक दिया। क्यों? क्योंकि अमेरिका से मिलने के बाद और ट्रंप से मिलने के बाद आसिम मुनीर को लगा कि भाई मेरे ऊपर कोई है नहीं, और सऊदी अरब से इनका समझौता हो गया था, अच्छा समझौता, तो इन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। अफगानिस्तान ने इनको भिगो भिगो के मारा। अब एक नदी है कुनार नदी, और इस कुनार नदी पे बांध बनाने की पूरी तैयारी अफगानिस्तान कर चुका है। और किस्मत का खेल देखिए कि पाकिस्तान के पास अपनी खुद की नदियां नाम मात्र की। तो ऐसे हाल में अगर पानी रोक दिया जाए तो फिर मुसीबतें पाकिस्तान के लिए बढ़ जाएंगी, क्योंकि उनके यहाँ आज भी वाटर मैनेजमेंट नहीं है। अगर बाढ़ आई तो वहाँ भी लोग बहते हैं, और अगर सूखा पड़ा तो रिजर्व वाटर इनके पास नहीं है, और ये इनकी सबसे बड़ी डेमेरिट है। तो अब इसको कैसे टैकल करते हैं ये यही जाने। लेकिन अगर अमेरिका के इशारे पे ऐसे ही नाचते रहे तो इनके लिए मुसीबतों का पहाड़ लगातार टूटता रहेगा। खैर, एक अपडेट थी, मुझे लगा आपसे शेयर करनी चाहिए। अब आज की कहानी की बात करते हैं। आज की कहानी की बात करूं तो ये कहानी कोई इस देश की पहली या आखिरी कहानी नहीं है। ऐसी कहानियां साल 2025 में आपको मैंने कई बार सुनाई, और लगातार ऐसी कहानियों का तांता लग जाता है। एक कहानी सुनाता हूं तो दिमाग में आता है कि भाई उम्मीद है ऐसी कहानी दोबारा ना है, क्योंकि कत्ल होना अलग बात है, लेकिन कुछ रिश्ते इतने पवित्र होते हैं कि जब उन रिश्तों का कत्ल होता है तो फिर इंसानियत हार जाती है और आदमी परेशान हो जाता है। तो क्या है पूरी कहानी, अब आपको सुनाता हूँ। इस कहानी की असल शुरुआत होती है अयोध्या से। अयोध्या में एक थाना लगता है, मवई थाना।
और इसी थाना क्षेत्र में एक जगह है लखनीपुर, और इसी लखनीपुर में एक शख्स रहा करता था जिसका नाम था देसराज। देसराज एक गरीब परिवार में पैदा हुआ, वहीं पे पला बड़ा, ज़्यादा पढ़ लिख पाया नहीं, चूँकि अगर आसपास का माहौल उस लायक ना हो तो लोग पढ़ने लिखने में ज़्यादा विश्वास भी नहीं रखते। अपने माहौल से उठ के पढ़ना लिखना भी बड़ा मुश्किल होता है। देसराज जब ज़्यादा पढ़ा लिखा था नहीं, परिवार भी छोटा था, जिम्मेदारी सर पे आई, उसके बाद देसराज कमाने चला गया। धीरे धीरे उसने परिवार में कुछ पैसे भेजे। आसपास उस गरीब बस्ती में देसराज का नाम हुआ कि भाई बाहर गया है, 4-6 हज़ार घर भेज देता है। इसके बाद अलग अलग जगहों पे चर्चाएं हुई, इधर देसराज बड़ा भी हो रहा था। इसी दौरान जब देसराज शादी लायक हुआ तो शादी लायक होने के बाद फिर देसराज के लिए रिश्ता देखना शुरू किया गया। अलग अलग जगहों पे रिश्ता देखा गया, अलग अलग जगहों पे अलग लड़कियों को माँ बाप ने देखा, बातचीत की, तस्वीरें देखी, और अंत में एक लड़की माँ बाप को पसंद आ जाती है जिसका नाम था पूजा। अब पूजा माँ बाप को पसंद आ गई। पसंद आने के बाद माँ बाप ने शादी फिक्स कर दी। पूजा के घर वालों को देसराज भी पसंद आ जाता है, क्योंकि भाई देखने में स्मार्ट था, कमाता बढ़िया था। फिर क्या, साल 2024 के आसपास बड़े धूमधाम से पूजा और देसराज की शादी हो जाती है। शादी हुई, शादी के बाद काम से छुट्टी लेके देसराज घर पे आया, अपनी पत्नी के साथ उसने टाइम बिताया। लेकिन वक्त के साथ साथ जब समय आगे बढ़ा तो कहीं ना कहीं देसराज अब काम पे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे। तो मन मार के देसराज काम पे चला गया। पत्नी से फ़ोन पे बातचीत होती रही, लेकिन इसी दौरान देसराज के जो माँ बाप थे उन्होंने फिर पूजा के बारे में कुछ कुछ कंप्लेन देसराज से की। जब तक देसराज घर पे रहता था तब तक तो तमाम चीज़ें ठीक थी, लेकिन जब देसराज चला गया तो फिर पूजा न अपने सास ससुर की सेवा करे, ना ही कोई सीधे मुंह बात करे। अक्सर बीमारी का बहाना लगा के, कभी कोई और बहाना लगा के काम चोरी करे। अब हर सास ससुर की एक उम्मीद होती है कि भाई बहू आई है तो वो थोड़ी तो चाय पानी पूछेगी, खिदमत करेगी। और इतना एक बेसिक कल्चर भी है कि कोई आपसे उम्र में बड़ा है तो वो पानी खाना खुद ना ले, आप उसको दे दो। ये चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बहू हो, चाहे दामाद हो, सबका ये कर्तव्य है। तो इसमें कोई फेमिनिस्ट वाली बात नहीं है, लेकिन एक उम्मीद होती है। अब पूजा इन उम्मीदों पे खरी उतर नहीं रही थी, तो धीरे धीरे माँ बाप परेशान हुए। उन्होंने देसराज से शिकायत की। जब देसराज से शिकायत की तो देसराज ने पूजा को फ़ोन किया, उसको पूछा कि भाई क्या दिक्कत है। तो फिर पूजा ने कहा कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारे घर की नौकरानी नहीं। अब पूजा का टोन इतना गड़बड़ था कि देसराज को ये बात पसंद नहीं आई। देसराज ने फ़ोन पे उल्टा सीधा सुना दिया, गाली वाली भी दे दी। जब गाली दे दी तो गुस्से में पूजा ने फ़ोन रख दिया। उसके बाद पूजा ने देसराज को फ़ोन किया ही नहीं। अब देसराज और नाराज़ हो, उसने 1-2 बार और फ़ोन किया, फ़ोन उठाए ही ना। उसके बाद देसराज वहाँ से गुस्से में आ जाता है। आने के बाद अपनी पत्नी को समझाता है, तमाम चीज़ें बताता है और कहता है कि देखो तुम्हारे सास ससुर हैं और कितने ही दिन रहेंगे, थोड़ा सा मेरा काम वहाँ पे ठीक हो जाए, उसके बाद तुमको अपने साथ लेके चला चलूँगा। ये बात जब पूजा सुनती है तो उसको भी लगता है कि चलो ठीक है भाई, अपने पति के पास रहूँगी, सास ससुर से नहीं बन रही, कोई बात नहीं। उसके बाद धीरे धीरे दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी भी आगे बढ़ी। पूजा प्रेग्नेंट हो गई। पूजा प्रेग्नेंट हो गई तो फिर घर वालों ने काम वाम करने को कुछ कहा नहीं, लेकिन धीरे धीरे पूजा का जो रवैया था वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा होता गया। वो अपने सास ससुर से लड़ाई झगड़ा करने लगे, बीच में देसराज से भी उसकी कहासुनी हो जाए। इसी दौरान ये तमाम चीज़ें चलती रही, प्रेगनेंसी आगे बढ़ती रही। 9 महीने पूरे हो गए और इसी साल 2025 के जुलाई महीने में पूजा ने एक बच्चे को जन्म दिया। अब पूजा एक बच्चे को जन्म देती है, पूरा परिवार खुश कि भाई दादा दादी बन गए, देसराज पिता बन चुके थे। तमाम सिकवे, तमाम लड़ाइयाँ, सब कुछ पीछे छूट गई। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ा। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए और ये अक्टूबर का महीना आ गया। 2 महीने बीतने के बाद इसी अक्टूबर महीने में अचानक से एक दिन उस बच्चे की तबीयत खराब हुई। बच्चे की तबीयत खराब हुई, माँ ने उसको दूध पिलाया, उसने पीने से इनकार कर दिया। साथ ही लाड दुलार करने की कोशिश की, लेकिन बच्चा है कि रोए जा रहा है। अब ये बात जब दादा दादी देखते हैं वो थोड़ा सा परेशान होते हैं, पूछते क्या हुआ। पूजा कहती है कि पता नहीं क्या हुआ और रोए जा रहा है, ये दूध भी नहीं पी रहा। ये बात जब सास ससुर ने सुनी तो उन्होंने कहा कि चलो डॉक्टर के पास।
छोटे मोटे डॉक्टर को दिखाया। दिखाने के बाद थोड़ी बहुत, अब 2 महीने का बच्चा कौन सी दवा, छोटी मोटी जो भी दवाएं हो सकती थी वो किया, और साथ में दिमाग में ख्याल आया कि भाई सीजन चेंज हो रहा, कुछ अंदरूनी बुखार वगैरह होगा, 2 महीने का मासूम सा बच्चा है। रात हो गई। रात होने के बाद जैसे तैसे करके बच्चे का रोना शांत हुआ। अगले दिन सुबह हुई। जब सुबह हुई, माँ अपने काम में बिजी, खाना वाना बनाने में। अब दादा दादी की आदत होती है कि भाई चलें बच्चों को उठा के अपने पास लेके आए, खिलाएं। दादा दादी जाते हैं, गोद में बच्चा उठाते हैं। बच्चा कुछ बोल ही नहीं रहा। इसके बाद उस बच्चे को पुचकारना शुरू किया, जगाना शुरू किया, शायद सो रहा है। अब बच्चा है कि कुछ मूवमेंट ही नहीं। दादा दादी को लगा कि बड़ी गहरी नींद में है, गोद में उठाया। जैसे गोद में उठाया, उस 2 महीने के बच्चे की गर्दन एक दिशा में झूल गई, पूरी बॉडी ठंडी। अब ये चीज जब दादा दादी देखते हैं तो उनका तो कलेजा फट गया, चीखते हैं। उसके बाद पूजा भाग के आती है, वो पूछती क्या हुआ। दादा दादी कहते हैं कि ये तो ठंडा हो गया, गर्दन झूल गई। पूजा रोने लगी, चीखने लगी। आसपास के तमाम लोग इकट्ठा हुए, डॉक्टर बुलाया गया। जैसे ही डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप लगा के सीने को चेक किया, उसने जो बात बोली उसको सुनने के बाद पूरा परिवार दहाड़े मार के रोने लगा। दरअसल इस बच्चे की मौत हो चुकी थी। ये बात जैसे ही माँ बाप तमाम लोगों को पता चली, सबका कलेजा फट गया कि 2 महीने के बच्चे की बीमारी की वजह से मौत हो गई। अब क्या करें। देशराज को बुलाया गया। देशराज बेचारा रोते हुए वहाँ से चला। धीरे धीरे अंतिम संस्कार की तैयारियां करनी शुरू हुई। 2 महीने बच्चे को क्या किया जाए, दफनाया ही जाएगा। इसी बीच 4-6 घंटे बीते। पूरा परिवार रो रो के एकदम बदहोश, क्या करे। इसी दौरान सास ससुर को थोड़ा सा डाउट हुआ। डाउट भी कैसे, पूजा के रोने के तरीके पे। उन्होंने कहा कि दाल में कुछ काला है। इसके बाद उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया। अब पुलिस को फ़ोन हुआ, पुलिस आई। माँ बाप कह रहे हैं, यानी पूजा के सास ससुर, कि साहब अचानक से हमारे बच्चे की मौत हुई और हमें डाउट है। पुलिस ने बात सुनी। उन्होंने कहा कि चलो फिर। वो बॉडी को अपने साथ ले गए और उन्होंने बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया। 2 दिनों तक पूरा मामला नॉर्मल। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। दरअसल उस 2 महीने के बच्चे की गला घोट के हत्या की गई थी। अब आप सोचिए कि कौन सा ऐसा शख्स होगा जो एक 2 महीने के बच्चे की गर्दन को दबा के तोड़ेगा। ये बात जब पुलिस वाले देखते हैं, देखने के बाद उनका भी कलेजा फट गया। उन्होंने सबसे पूछा कि आखिरी बार बच्चे के पास कौन था। तो जाहिर सी बात है, 2 महीने के बच्चे के पास कौन होगा, उसकी माँ। फौरन पुलिस वाले पूजा को गिरफ्तार करते हैं। पूजा से पूछताछ शुरू हुई। शुरुआत में पूजा ने कुछ बताया, लेकिन धीरे धीरे जब पुलिस वाले अपने तरीके से पूछताछ करते हैं, चूंकि 2 महीने के बच्चे का मामला था, हर पुलिस वाला सेंसिटिव था, तब पूजा ने जो कहानी बताई, इसको सुनने के बाद तमाम लोग आज हैरान हैं। और इस कहानी को आप सुनेंगे, आप भी आज हैरान हो जाएंगे कि महिला इतनी बड़ी पापी कैसे हो सकती है। दरअसल इस कहानी की असल शुरुआत तो 5 महीने पहले ही हो गई थी, जब पूजा और देशराज का झगड़ा चल रहा था। इसी दौरान जब वो प्रेग्नेंट थी और अपने आप को दिखाने के लिए थोड़ा सा घूमने टहलने के लिए बाहर निकल रही थी, तभी उसकी मुलाकात एक शख्स से होती है जिसका नाम था सत्यनाम। सत्यनाम से उसकी मुलाकात हुई। पति से इधर झगड़ा था। सत्यनाम से जब बातचीत हुई तो सत्यनाम की बातें उसको बड़ी अच्छी लगने लगी। धीरे धीरे सत्यनाम और पूजा एक दूसरे के करीब आ गए। पति बाहर था, कोई दिक्कत नहीं, जब चाहे तब बातचीत हो जाए, जब चाहे तब मुलाकात हो जाए, वीडियो कॉल, तमाम चीज़ें। सत्यनाम का भी यही मतलब था कि अभी प्रेग्नेंट है, कोई बात नहीं, बच्चा हो जाएगा तो हम लोग फ्री मन से बातचीत करेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तमाम चीज़ें ठीक। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। इसी दौरान फिर डिलीवरी भी हो गई, बच्चे ने जन्म भी ले लिया। लेकिन अब बच्चा कहीं ना कहीं खटकने लगा, और उसके पीछे वजह ये थी कि पूजा जब बातचीत करने की कोशिश करे, बच्चा रोने लगे। पूजा छत पे जाके अपने आशिक से बातचीत कर रही, इधर बच्चे को दूध चाहिए तो चिल्लाने लगे। बच्चे को लेके बार बार कुछ ना कुछ सुनने को भी मिल जाए। तब कहीं ना कहीं इसको लगा कि यार, एक तो ये मेरे पति का बच्चा है, इससे मेरी वैसे भी नहीं बनती, तो क्या मैं एक पाप लेके दूँ। इसके बाद इसने प्लान बनाया कि अपने बच्चे को मैं मार दूंगी। फिर क्या, मौके का सही इंतजार। देशराज जब बाहर गया, बाहर जाने के बाद मौका देख के
पहले जिस दिन बीमार था उस दिन उसको रुलाया और रात में ही गला घोट के अपने 2 महीने के बच्चे का कत्ल कर दिया। और कत्ल करके ऐसी एक्टिंग करती रही। और जाहिर सी बात है, माँ अगर एक्टिंग करे तो फिर कौन डाउट करेगा। लेकिन धीरे धीरे सास ससुर को डाउट हुआ और तब जाके ये पूरी कहानी अभी तक खुली है। बहरहाल अभी इस मामले में पुलिस वाले जांच पड़ताल कर रहे हैं कि क्या इस पूरे कत्लेआम में, कत्लेआम ही कहा जाएगा, इंसानियत का भी कत्ल हुआ, एक बच्चे का भी कत्ल हुआ, माँ की ममता का भी कत्ल हुआ, भरोसे का भी कत्ल हुआ और एक मासूमियत का भी कत्ल हुआ और माँ के रिश्ते का भी कत्ल हुआ। तो अब पुलिस वाले जांच पड़ताल कर रहे हैं कि क्या इस पूरे मामले में जो सत्यनाम है वो भी शामिल थे या फिर केवल पूजा ही। अगर शामिल था तो ये प्लान कब से बना, क्या हुआ, इन तमाम चीज़ों पे पुलिस वाले जांच पड़ताल कर रहे हैं। लेकिन आप सोच के देखिए कि ऐसी कहानी आपने क्या सुनी थी कि एक माँ अपने ही बच्चे को, भी 2 महीने के बच्चे को महज इस वजह से मार दे कि फ़ोन पे बातचीत करने के दौरान वो बच्चा रो रहा था। अपने 2 महीने के बच्चे को माँ इस वजह से मार दे कि फ़ोन पे बातचीत करने के दौरान वो डिस्टर्ब कर रहा था। वो उसके पति का बच्चा था, ना कि उसके प्रेमी का, और इसी वजह से उस बच्चे को मार दिया गया, और एक ऐसे बच्चे को जिसने दुनिया ही नहीं देखी। तो क्या कहा जाए। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसी कहानी अगर आप सुनने के शौकीन हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दें। बाकी कल आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।